टंकी में जाना तो अलग बात है, सिपलेट में जाना एक अलग बात है। सिपलेट में इतने ज्यादा सवाल नहीं होते, वो सवाल करने को कोई गुंजाइश ही नहीं होती। क्या पूछे, पूछना क्या होता है। नंबर 1, एक टन के साथ कौन सा पाइप होता है, किस साइज का पाइप होता है। बाजू का एमएम में पूछ लेते, मैंने एमएम आपको लिखाए हुए, एमएम मैंने लिखाए हुए पाइप के नहीं, आपको नहीं लिखा है, एचवीएसी में लिखा है आपको, क्योंकि एचवीएसी के अंदर पाइपिंग आती है सारी, तो उधर मैंने एमएम में सारे पाइप के साइज लिखाए हुए। 1/4 को कितने एमएम है, तो ये कितने एमएम का होता है, तो वो मैंने उसमें लिखाया हुआ है। तो आपके पास पाइप का साइज क्या है, इसमें 1/4 है, 1/4 है। दूसरा क्या होता है, आधी का पाइप। आपके 1 टन का यूनिट है, 1.5 टन का यूनिट है, आपका पाइप 1/4 और आधी 1/2, हाफ का पाइप 1/2 का पाइप। उसके बाद अगला क्वेश्चन किया जाता है 2 टन में कितने साइज कौन सा पाइप होता है सर। 3/8 लिक्विड लाइन और सेक्शन 5/8, यानी 3 सूत्र कम 8 सूत्र। 3/8 लिक्विड लाइन डिलीवरी, और जो सेक्शन है 5/8 और 5/8, ये 2 टन। 1 टन 1.5 टन में पाइप सेम है, क्वार्टर और आधी, और 2 टन के अंदर आपके पास 3/8 5/8। अब आगे चले जाओ 3 टन 4 टन, यहाँ पे आता है 3/4, सेक्शन आती है 3/4, सेक्शन 3/4 और डिलीवरी 3/8, डिलीवरी 3/8 और हमारे पास सेक्शन आती है 3/4। अब यहाँ पर हमारे पास अगला क्वेश्चन कि आपके सेक्शन लाइन पर आइस आ रही है। आइस आने की क्या वजह है, आइस इस वजह से आएगी जब एयर सर्कुलेशन नहीं होगी, जब एपरेटर में से हवा नहीं गुजरेगी, एयर सर्कुलेशन बंद हो जाएगी। आपकी एयर सर्कुलेशन बंद हो गई, आपकी सेक्शन लाइन पर आइस आ जाएगी। अब इसमें क्या वजह, नंबर 1 फिल्टर खराब। कौन से फिल्टर होते हैं, डस्ट फिल्टर होती है। नंबर 2 वेपरेटर चोक। नंबर 3 हर चीज बताएं उसे आराम से तफसील से। अभी मैंने बताया था वैकेंसी आई हुई है, आप लोग अप्लाई करने नहीं कर सकते, वरना कतर की वैकेंसी अभी आई हुई है। सैलरी पैकेज बड़ा अच्छा है, 1500 से 1800 बहुत सैलरी पैकेज है, और खर्चा भी कम दे रहे, बहुत खर्चा, इतना खर्चा कम आज तक नहीं है। 3500 रियाल ये तकरीबन बनता है 2,60,70,000। आप अप्लाई करना चाहें तो अप्लाई करें। मैंने कहा था कि आप लोग जब कोर्स करें तो फील्ड को मत छोड़ना, वहाँ जाके अटैच रहना। अगर वहाँ दिल ना लगे, जिनके पेपर हो रहे हैं वो इधर वापस आ जाए, HVAC में घुसना है HVAC में घुसे, साथ RAC को अटैच कर रखे फील्ड में हम साथ अटैच करेंगे, ताकि कोर्स भी काम भी चलता रहे और वो भी। नेक्स्ट हमारे पास आगे अगला सवाल, लिक्विड लाइन पर आइस क्यों आती है। लिक्विड लाइन पतली वाली लाइन होती है, इसमें मेन एक ही चीज आती है, गैस कम में लिक्विड लाइन पर आइस। फिर अगला सवाल, आपके 1 टन 1.5 टन के यूनिट के अंदर कौन से साइज का कैपेसिटर लगा होता है, किस साइज का कैपेसिटर लगा होता है। 1 टन का यूनिट है तो आपका जो कैपेसिटर इस पर लगा होगा 30 से 35 माइक्रोफैरड का। 30 से 35 माइक्रोफैरड का कौन सा कैपेसिटर होगा, रनिंग कैपेसिटर। एसी के अंदर कौन सा कैपेसिटर लगाते हैं, रनिंग कैपेसिटर। चावल खा लिए थे, चावल खिला दिए, पहले खांसी, इसका कसूर है, वो जो इसके साथ फितना है ना, वो फितना जो सही है ना वो नहीं है, रफ़ी वो चावल लेके चावल, पहले मेरा गला खराब था, मैंने कहा मुफ्ता माल है बांट के बहुत गला। तो उसके बाद हमारे पास 1 टन के साथ 30 से 35 माइक्रोफैरड का रनिंग कैपेसिटर, और अगर आपका यूनिट 1.5 टन का है फिर हमारा कैपेसिटर लगता है 45 से 50 माइक्रोफैरड का। हम क्या लगाते हैं, 2.5 टन के यूनिट के साथ हम कैपेसिटर लगाते हैं 45 से 50, ज़्यादा हम 50 लगाते हैं 1.5 टन के एसी के साथ। ठीक है, अगर यहाँ पे सवाल करता है कि कैपेसिटर बड़ा लग जाए तो क्या होगा, सर कुछ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि सर एसी की मोटर रिटर्न पर चलती है, इसे ठंडी गैस मिलती रहती है, ये मोटर ठंडी रहती है। अगर छोटा कैपेसिटर लगा दे तो क्या होगा, छोटा कैपेसिटर लगा दे तो आपका कंप्रेसर चलेगा ही नहीं, अगर स्टार लेगा ही नहीं। ठीक है ना, छोटा कैपेसिटर लग जाए, जब कैपेसिटर कमजोर हो जाए, वो छोटा हो गया ना, कमजोर हो गया, तो बिल्कुल 50 लगा तो वीक हो गया, 25 बन गया, तो कंप्रेसर स्टार्ट नहीं लेगा।
ठीक हो गया। उसके बाद अगला सवाल कि आपके 1.5 टन के अंदर पावर किधर होती है, वो ये जानना चाहते हैं। आपने साथ एक्सपीरियंस लेटर लगाया हुआ है, आया इसने फील्ड में काम किया है या छोड़ू है। पाकिस्तान में तो वैसे मशहूर है छोड़ू, तो इस वजह से आपने ये ध्यान में रखना है 1 टन के अंदर 1.5 टन के अंदर पावर हमेशा आउटडोर में होती है, वो सॉरी इनडोर में होती है। तो उन्हें बताएंगे इस तरीके से सर, जवाब इस तरीके से कि अगला समझे कि ये फील्ड में काम करते हैं, आप नहीं गए, एक दिन भी नहीं गए। उन्हें बताएं सर कुछ यूनिट जो है वो पावर आउटडोर में देती हैं और ज़्यादातर कंपनियां जो है पावर इंडोर में देती हैं। वो कहते हैं कौन सी कंपनी आउटडोर में देती है, उसे बताएंगे सर मित्सुबिशी पावर जो है वो आउटडोर में देता है। अच्छा, पावर आउटडोर में देने से या इंडोर देने में क्या मसला आता है, क्या फ़र्क आ रहा है दोनों में जी, क्या फ़र्क आ रहा है? या भी रिवीजन में ये चीज़ें डायग्रामे में देता हूँ, अभी तो मैंने डायग्राम में मिस किया, जो मुश्किल डायग्रामें थी मैंने डाली नहीं है, अब रिवीजन पे ये सारी चीज़ें आएंगी जी। क्या फ़र्क आएगा जब पावर आपकी हमारी चली जाएगी आउटडोर के अंदर, तो एक चीज़ मस्ट है, एमसी लगेगी, मैग्नेटिक कंडक्टर लाजमी है, बिल्कुल 1.5 टन का यूनिट है। अब 1.5 टन के यूनिट के अंदर आपको पता है 2 तारे, लाइन न्यूट्रल। अब जब आपकी पावर आउटडोर में है, खबा 1 टन का मित्सुबिशी क्यों नहीं है, आपकी 3 तारे आएंगी, लाइन न्यूट्रल कंट्रोल वायर, जिसका नंबर यहाँ पे लिखा होता है 1 नंबर या 2 नंबर या 3 नंबर। ये क्या कामकारी होती है, ये एमसी को ऑन करेगी। जब इंडोर की रिले ऑन होगी, आम हालत में क्या होता है, डायग्राम को जरा दिमाग में घुमाएं, जब आपका कार्ड ऑन होता है, रिले ऑन होती है, करंट डायरेक्ट कैपेसिटर में जाता है, कैपेसिटर कंप्रेसर को ऑपरेट कर देता है, ठीक है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा, इसमें जब आपकी रिले ऑन होगी तो रिले से कंप्रेसर में करंट नहीं जाएगा, वो जाएगा एमसी की कॉइल पर, एमसी की कॉइल एनर्जाइज होगी, फिर कंप्रेसर ऑन होगा। अब इसमें क्या फ़ायदा है, इसमें क्या फ़ायदा है, कोई चीज़ नज़र आई है सामने? एमसी लगाने से एक फ़ायदा शहजादे होता है कि इसमें कार्ड अनलोड हो गया, कार्ड की वो लोड ख़त्म हो गया। मैंने आपको बताया आम हालत में क्या है, मेन की तार आई कार्ड में, रिले में, रिले से पास होकर कंप्रेसर में चली गई। अगर कंप्रेसर कोई गड़बड़ करता है, ज़्यादा एम्पीयर लेता है, करंट किस में से गया, कार्ड में से, तो कार्ड आपका ख़राब हो जाता है, रिले जल जाती है। जब आपने करंट इसमें कंप्रेसर में नहीं जा रहा, आपकी एमसी में जा रहा है, एमसी में जब जा रहा है तो फिर ऐसी सूरत के अंदर क्या हो जाता है, कार्ड पे लोड खत्म हो गया, वो एमसी की कॉइल को ऑन करे, एमसी की कॉइल का आधा एम्पीयर भी नहीं है, क्वार्टर एम्पीयर भी नहीं है, इस वजह से कार्ड खराब ही नहीं होता, कार्ड पे लोड ही नहीं है, सारा लोड आ गया एमसी के। हमारा ये कोर्स लास्ट टॉपिक चल रहा है, ठीक है, कल से या परसों से हमारा कोर्स पहले टॉपिक पर आ जाएगा। हमने पहले टॉपिक है ये हमने लास्ट कोर्स एंड कर लिया, एक बार एंड करके दोबारा हम रिवाइज करते हैं। अगर एक बार कवर नहीं हुआ, बंदा गैर हाजिर हो गया, नंबर एक तो गैर हाजिरी की गुंजाइश नहीं होती, 2 घंटे की सारी क्लास है, बीमार भी है बंदा, अब हम बीमार है, यानी छुट्टी करेंगे, मेरे पास 5 क्लासें हैं तो किधर जाएंगी, और लड़का है मेरे पास तो सारा लड़का डिस्टर्ब हो जाएगा, इस वजह से हमारी कोशिश होती है हम छुट्टी ना करें, लेकिन ज़्यादा बीमारी हो जाए, कोई इश्यूज आ जाए, फिर हम छुट्टी करते हैं। अगर वो भी पूरे क्लास को नहीं देते, अगर अब मेरे पास अगला जो पॉइंट है, अगर कैपेसिटर छोटा लग जाए कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। बाकी आपको मैंने समझा दिया सारा कि हम 2 दिन वेट करें तो उसके बाद क्लास हमारी स्टार्ट करें। ये हमारे पास प्रैक्टिस रहेंगे, सर्विस करना, यूनाइटेड को आउटडोर को सर्विस करना, बस फिर हमारा कोर्स बेसिक से स्टार्ट हो जाएगा। पहले प्रैक्टिकल, फिर एंड करेंगे, फिर वापस आएंगे, जहाँ कोई कसर रह जाती है वो कवर हो जाती है। नंबर एक वीडियो जो मैंने अभी बातें बताई ना, अब्बा जी को दिखाना खिदमत होना चाहिए जी। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या पॉइंट, अब इन्वर्टर में सवाल कर देते हैं। इन्वर्टर के अंदर सेम पॉइंट है, 1 टन के अंदर कुछ कंपनियां देती हैं आपके पास डिलीवरी लिक्विड वाटर, और जो सेक्शन है वो 3/8 देती है। इन्वर्टर के अंदर 1 टन के अंदर कंपनियां क्या कर रही हैं, लिक्विड लाइन 1/4 और जो सेक्शन है वो आधी की बजाय 3/8 कर, 1.5 टन के अंदर फिर सेम है 1/4 और आधी। अब इन्वर्टर के कनेक्शन क्या है, इन्वर्टर के कनेक्शन बड़ी इजी है, उससे भी ज्यादा आसान है। लाइन इंडोर की बात कर रहा हूँ, लाइन न्यूट्रल, यहाँ पे पॉइंट होगा सिग्नल,
सिग्नल आमतौर पर सेंटर में देते हैं, लाइन, सिग्नल, न्यूट्रल, जहां भी है आप यहां से तार लेंगे, यह आउटडोर यूनिट है, लाइन को लाइन के साथ, सिग्नल के साथ और न्यूट्रल को न्यूट्रल। लाइन सिग्नल उसमें ये लिखा होता है लाइन, बिल्कुल 100% लिखा, वहां नहीं लिखा हुआ, आप समझते कनेक्टर पे नहीं लिखा हुआ, जय भाड़ में कार्ड को देख लो, मैंने कार्ड भी समझाया हुआ है, कार्ड के ऊपर लिखा हुआ लाइन, न्यूट्रल, सिग्नल। मैंने यहाँ पे कार्ड आपको बकायदा खोल के बताया कि अगर वहाँ कोई कनेक्टर तोड़ देता है या मिस प्रिंट कर देता है या चेंज कर देता है, नहीं लिखा हुआ, तो हम कार्ड पे चले जाते हैं कि आए ये तार जो इंडोर से लाइन आ रही है, ये कार्ड पे लाइन पे जा रही है, न्यूट्रल पे जा रही है, सिग्नल पे जा रहा है। ये वैसे कार्ड के पास देख लेना चाहिए, बाद लोग बड़े हरामी होते हैं, मैकेनिक होते हैं, हमारे भाई होते हैं, लेकिन हराम टोपी कर देते हैं ताकि ये यूनिट किसी से क्लियर ही ना हो, जल जाएगी, तो वो तारें चेंज कर देते हैं, लाइन वाली लाइन से हटा के सिग्नल वाली इधर, ताकि कोई ऑन करे तो कार्ड फारे हो जाए। ऐसे लोग भी ऐसे लोग कामयाब नहीं होते जिंदगी के अंदर, हमेशा जलील होते हैं, तो लेकिन फिर भी लोगों का अपना माइंड है कि कभी इस टाइप की हरकत कभी नहीं करनी चाहिए, ख्वाहिश जितनी भी मुखालफत की। फिर अगला सवाल कि एसी के अंदर मैंने बता दिया लाइन, न्यूट्रल, सिग्नल, तो इसके अंदर आपको 4 वाल की तारें अलग नहीं देने की जरूरत नहीं होती, सिर्फ आपने रिमोट पे ऑप्शन देना है, कार्ड को ऑप्शन मिलेगा, तो उस ऑप्शन पे वो काम करना शुरू कर देगा, खुद ही प्रोग्रामिंग करें। अब यहाँ पर अगला, एयर कंडीशनर के अंदर थर्मोस्टेट स्विच का सेंसर कहाँ लगाया जाता है? टेम्परेचर सेंसर या रूम सेंसर कहाँ लगाया जाता है? रूम सेंसर, टेम्परेचर सेंसर रिटर्न पर लगाया जाता है, हवा की वापसी पर लगाया जाता है, क्योंकि एयर कंडीशनर के अंदर ये हवा जा रही है, हवा के रास्ते में नहीं लगा सकते, वो तो हवा का टेम्परेचर फौरन टेम्परेचर सेंसर सेंस करेगा, कंप्रेसर को कट ऑफ कर देगा, रिटर्न पे लगाते हैं ताकि कमरे की हवा वापस आए, आके कॉइल सेंसर के साथ पहले टकराए। अगर आपने रूम टेम्परेचर रखा है बिलफर्ज 16 डिग्री सेंटीग्रेड, तो जैसे टेम्परेचर 16 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, सेंसर सेंस करेगा, कंप्रेसर को बंद करेगा, फैन बंद नहीं होता, याद रखिए। अब आपका विंडो है या सिपलेट है या पैकेज यूनिट है या कोई और यूनिट है, तो आपका याद रखिए फैन बंद नहीं होता किसी भी सूरत में, कंप्रेसर कट ऑफ होता है। क्यों? अगर फैन बंद हो जाए एयर सर्कुलेशन कैसे होगी? एयर सर्कुलेशन नहीं होगी तो फिर थर्मोस्टेट स्विच का टेम्परेचर सेंसर कैसे टेम्परेचर को सेंस करेगा कि रूम टेम्परेचर इतना हो गया? तो इस वजह से एयर सर्कुलेशन के रास्ते में, रिटर्न के रास्ते में सेंसर लगाया जाता है, जैसे टेम्परेचर पूरा होगा सेंसर सेंस करेगा, कंप्रेसर को, आपका मोटर कंप्रेसर बंद हो गया, फैन मोटर आपकी चलती है, ठीक हो गया। अंदर 1 टन के साथ 1.5 टन के साथ तार कौन सी इस्तेमाल करनी चाहिए, किस साइज की तार इस्तेमाल करनी चाहिए, आप उसे बताएं। अगर 2 टन का यूनिट है, 2 टन के साथ हम इस्तेमाल करते हैं कितने, 2.5 mm की, और अगर हमारे पास यूनिट 1 टन का है तो इसके साथ हम इस्तेमाल करते हैं 1.5 mm की तार। वायरिंग है सर, वायरिंग की तार, हाँ वायर की तार, जो पावर की तार, सप्लाई की तार। छोटा क्यों है? 2.8 कितने एम्पेयर है? 1.5 mm की, तकरीबन आपके एम्पेयर होंगे 15-16 एम्पेयर है, 12, 13, 14 एम्पेयर है ये। तो आपके 1 टन का यूनिट चल कितने पे होते हैं? 5, 4.5, 5, 5.5 पे चल होते हैं, तो ये बहुत है। अगर आपका 2 टन का यूनिट है 2.5 mm, ये तकरीबन 18 से 20 एम्पेयर पे चल रही होती है। अब 18 से 20 एम्पेयर पे चल रही है, आपका यूनिट कितने पे चल रहा है? 12-13 पे चल रहा है, बहुत ज़्यादा है। तो 14 पे चल रहा हो, 15 पे चल रहा हो, फिर भी एम्पेयर आपके नॉर्मल एम्पेयर 2.5 एम्पेयर। स्टार्टिंग एम्पेयर तो चल सेकंड के लिए होते हैं, तार को कुछ नहीं होता, असल होता है रनिंग एम्पेयर। रनिंग एम्पेयर आपके चाह रहे होते हैं 12-13 पर। अगर रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर लगा हुआ, पिस्टन वाला लगा हुआ, अगर ये लगा हुआ है, ये चाह रहा होता 11, 10, 11, 10, 11, 10, 11, 12 पे भी आ जाते हैं, लेकिन ज़्यादा 10, 11 रोटरी कंप्रेसर लगा होता है। दूसरा आपके पास सवाल किया जाता है रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर
या विंडो और स्प्लिट एसी में कौन से कंप्रेसर लगे होते हैं? आप बताएं सर। कुछ एसी है विंडो जिसमें रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर लगा होता है, कुछ विंडो है जिसमें रोटरी लगा होता है। अच्छा, स्प्लिट एसी में कौन से कंप्रेसर लगे होते हैं? सर रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर भी लगे होते हैं, रोटरी भी लगे होते हैं। अच्छा, और कौन से कंप्रेसर लगे होते हैं? 3 टन तक तो ये पोजीशन, 3 टन से जब ऊपर हम जाते हैं तो इसके अंदर स्प्लिट एसी के अंदर फिर ये रोटरी साइड पर हो जाता है। आपके पास कंप्रेसर आ जाता है स्क्रोल या रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर। 3 टन तक रोटरी चल रहा होता है, 3 टन से ऊपर रोटरी खत्म, 3 टन से ऊपर रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर या स्क्रोल चलेगा। रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर या स्क्रोल कंप्रेसर चलता है आपका। अब ये 40 टन है, आपका सारा स्क्रोल चल रहा होता है। पैकेज यूनिट है आपके पास, स्प्लिट यूनिट है, स्क्रोल चल रहा होता है। या आपका रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर चलेगा या स्क्रोल चलेगा। कहने का मकसद ये है कि रोटरी खत्म हो जाते हैं, रोटरी नहीं। रोटरी सिर्फ डोमेस्टिक लेवल पर है, ज़्यादा से ज़्यादा 3 टन तक विंडो और स्प्लिट में इस्तेमाल हो रहा है। पैकेज में रोटरी नहीं आ रहा, पैकेज में स्क्रोल आएगा या रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर, दोनों में से एक आएगा और तीसरा कोई नहीं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपको किया जाता है, इसके पर इंसुलेशन क्यों चढ़ाते हैं? इंसुलेशन को क्या कहते हैं? सर एरोफ्लेक्स कहते हैं, एरोफ्लेक्स कहते हैं। ये चढ़ाने का मकसद क्या होता है? सर इसके 2 मकसद हैं। नंबर 1, इसका मकसद ये है कि बैरूनी टेम्परेचर इस पर असरअंदाज ना हो। दूसरा मसला ये होता है कि लाइनों के पर मॉइस्चर आता है। अगर ये एरोफ्लेक्स नहीं होगी, मॉइस्चर नीचे गिरेगा, दीवारें खराब होंगी, नीचे सामान पड़ा है, किताबें हैं, बुक्स है, ये कोई बैठा है, दफ्तर है, वो सारे कागजात खराब होंगे। तो इस वजह से क्या किया जाता है, इसके ऊपर एरोफ्लेक्स चढ़ाएंगे। ठीक हो गया। गैस कौन सी चार्ज हो रही है स्प्लिट विंडो के अंदर? सर नॉर्मल आम एसी के अंदर R22 चार्ज, R22 चार्ज हो रही है। चार्जिंग प्रेशर कितना होता है? 65 से 70 psi। अच्छा, आगे इन्वर्टर के अंदर कौन सी गैस इस्तेमाल हो रही है? सर 410 कर रहे हैं, 32 भी हो रही है, 410 भी कर रहे हैं। अच्छा, चार्जिंग प्रेशर क्या है 410 का? सर 120 से 130 PSI नॉर्मल हम चार्ज कर रहे हैं। अच्छा जी, 32 कितने में चार्ज करें? सर 90-100 PSI का चार्ज। ठीक हो गया। ये नॉर्मल क्वेश्चन है। कैपेसिटर के बारे में पूछा जाता है, अगर कंप्रेसर की स्टार्टिंग वाइंडिंग कमजोर है, कंप्रेसर स्टार्ट नहीं ले रहा, तो क्या करेंगे? सर इसके साथ स्टार्टिंग कैपेसिटर लगाएंगे। पहले रनिंग कैपेसिटर चेंज करेंगे, रनिंग कैपेसिटर चेंज कर दिया, मसला हल नहीं हो रहा, तो हम साथ क्या करेंगे? स्टार्टिंग कैपेसिटर। अब स्टार्टिंग कैपेसिटर अकेला तो नहीं लग सकता, वो तो फट जाएगा चंद सेकंड में, 2 सेकंड में। तो उसके साथ क्या लगाएंगे हम? पोटेंशियल रिले लगाएंगे, जो मोटर की स्टार्टिंग के वक्त स्टार्टिंग कैपेसिटर को सर्किट में रखेगा, स्टार्टिंग के फौरन बाद स्टार्टिंग कैपेसिटर को सर्किट से अलग कर देगा। बासूरत दिगर अगर ये भी नहीं है तो फिर हमारे पास आसान रास्ता है, बिग किक रिले हम लगाएंगे, हम बिग किक रिले लगा देंगे, तो हल हो गया। क्योंकि पोटेंशियल रिले स्टार्टिंग कैपेसिटर हम फोल्ड नहीं कर सकते ना, हम लगाएंगे 5000 का खर्चा तो यही हो जाएगा हमारे पास। तो हम क्या लेंगे, क्या करेंगे? तो इस वजह से हम लोग बिग किक रिले लगाते हैं, जो 400-500 में मसला हमारा हल हो जाता है। ये इसके बारे में बस, और कुछ। पाइपिंग ज़्यादा कितने करते हैं? सर ज़्यादा हम 15 से 20 फुट तक हम पाइपिंग करते हैं। अगर ज़्यादा कर देंगे तो क्या हो जाएगा? ज़्यादा करेंगे तो फिर सर एक तो अगर यूनिट के ऊपर लोड पड़ेगा, दूसरा हम क्या करेंगे, इसके साथ हमें एक्स्ट्रा गैस चार्ज करनी पड़ेगी। ज़्यादा और ज़्यादा करें तो 15 मीटर तक कंप्लीट कहती है, यानी 45 फुट 50 फुट तक, ज़्यादा से ज़्यादा 15 मीटर तक, यानी आप कितने इस्तेमाल कर सकते हैं? 45 फुट बन जाए, तकरीबन 45 से 46 फुट बनता है। आप ज़्यादा से ज़्यादा इतना इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन हमें लोकेशन जो है 3 रोल भी इस्तेमाल कराते हैं, 150 फुट तक भी लगाते हैं। 150 फुट, एक रोल 50 फुट का होता है, तो 3 रोल भी हम लोगों ने साइडों पर लगाए। क्या लोकेशन ही नहीं है, कहाँ करें, क्या करें? 1.5 टन में, 1 टन में भी लगे हुए हैं, 1 टन में लोकेशन कोई नहीं है, क्या करें? उनको कहते हैं सर ये कंप्रेसर कमज़ोर हो जाएगा, इस कंप्रेसर स्टार्ट नहीं लेगा, लोड आ जाएगा।
इतनी लेंथ है, कैसे वो वहाँ तक भेजेगा 150 फुट तक। तो लेकिन कहते हैं बस लगाना भी यही है, कमरा ही छोटा है, बड़ा नहीं लगा सकते, फोल्ड नहीं कर सकते। दूसरा लोकेशन हमारे पास यही है और कोई लोकेशन ही नहीं है, मजबूरियाँ होती है बाद जगह पर लोकेशन। आप कमरे के अंदर एसी कैसे लगाते हैं, कैसे आप इसको इंस्टॉल करेंगे? तो आप नंबर एक, कमरे में जब भी इंस्टॉल किया जाता है प्रॉपर जो मेथड है, हीट लोड निकाला जाता है, हीट लोड कैलकुलेशन आनी चाहिए। हीट लोड निकाला जाता है, हीट लोड निकालने के बाद फिर इसे इंस्टॉल किया जाता है। वरना आमतौर पर हम क्या करते हैं, कमरे की लंबाई लेते हैं, इसकी चौड़ाई लेते हैं, इसकी ऊंचाई लेते हैं, इसको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, डिवाइड बाय 1000 कर देंगे, 1000 पर तकसीम कर देंगे, आपके सामने उसका आ जाएगा पॉइंट कि हाँ जी इसमें इतने कैपेसिटी का जो है यूनिट इंस्टॉल मल्टीप्लाई कर सर, है। 14/13 को मल्टीप्लाई कर। मल्टीप्लाई कर। आप पहले भी आए हुए, पहले भी आए थे आप।